नमस्कार आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। जिन लोगों ने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर ली ना, सैंपल पेपर की सीरीज लगभग कर ली, वो लोग लगभग साइंस में तो निकल ही जाएंगे आराम से। 95 प्लस हम लेके आएंगे और हमारे सीरीज का भी नाम है अब की बार 95 पार, और ये उसकी दूसरी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर है। ठीक है, चलिए सैंपल पेपर है सेकंड, उससे स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ऐसे ही जो पूरा पेपर है वो ए बी सी डी ई सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए 1 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए हमें दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन व्हेन अ टेस्ट ट्यूब शोन हियर। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास दिया हुआ है जिंक सल्फेट और दिया हुआ है आयरन। जिंक सल्फेट और अगर आयरन आपस में रिएक्शन करते हैं तो बताइए क्या होगा। अब एक बात समझते हैं, हमारे पास आती है रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, हमारे पास जो आयरन है, आयरन इज लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन विद जिंक। ठीक है, लेस रिएक्टिव देन जिंक। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। आयरन लेस रिएक्टिव है इसलिए जो आयरन है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। मतलब यहाँ पे अगर होती तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती, लेकिन जो हमारा आयरन है, आयरन भाई जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा जिंक को, और यहाँ पे नो रिएक्शन विल फॉर्म। कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। मैं कलर बदल देता हूँ पेन का, क्योंकि एक ही जैसा थोड़ा सा कलर हो रहा है ना, तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आता है। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर विच इलेक्ट्रोड आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्टर। कौन सा हाइड्रोजन को कलेक्ट करेगा, कौन सा ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, अब सुनिए, हमारे पास 2 रॉड्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय कैथोड एंड ऑक्सीजन इज कलेक्टेड बाय एनोड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। देखो क्या होता है, लिटमस पेपर से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन वो कलर चेंज करता है। देखिए विजुअली इंपेयर्ड है, ऐसा कोई भी बच्चा है जो आंखों से नहीं देख पा रहा, उसकी आंखें ठीक नहीं है, तो वहां पे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज करेंगे। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, हमारे पास जो वेनिला एसेंस है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। वेनिला क्या करता है, जैसे वेनिला को हम NaOH में डालेंगे तो वो उसका स्मेल क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, नो स्मेल। ठीक है, उसका स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसी को एसिड में डालेंगे तो वो स्मेल वैसा का वैसा ही करेगा। सो यहाँ पे वेनिला एसेंस एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो कि विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो बी है ये आंसर है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन फंक्शनल ग्रुप OH। इसमें से किसके पास OH फंक्शनल ग्रुप है। देखो जिसमें भी ऑल आता है ना, ऑल, ये अल्कोहल होता है। क्या होता है बेटा, अल्कोहल होता है। और अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, उसके आखिरी में कहीं ना कहीं आपको OH देखने के लिए मिल जाएगा। तो बी एंड सी, बी एंड डी, तो बी एंड डी, ये बी वाला, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड ऑन बिग आयरन नील। 4 टेस्ट ट्यूब है, चारों में बिग आयरन नील डाल के रखा हुआ है। पहले उसने आयरन नील को डाला हुआ है जिंक सल्फेट में, ZnSO4 में। तो कुल मिला के जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अब आगे बोला है एल्यूमिनियम सल्फेट में, तो आयरन को अगर हमने डाल दिया Al2SO4 के होल थ्राइस में, तो यहाँ पे भी जो एल्यूमिनियम है दैट इज मोर रिएक्टिव, तो नो रिएक्शन, यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी। देन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आयरन को डाला तो आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला CuSO4 में अगर इसको डाल दिया तो FeSO4 बनाएगा, और यहाँ पे साथ में बना लेगा हमारे पास कॉपर अलग हो जाएगा। तो क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्शन करता है, तो लेस रिएक्टिव होने के कारण, एक मिनट, ठीक है, तो लेस रिएक्टिव होने के कारण हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी, तो इट विल बी कॉपर सल्फेट। हम चौथा ऑप्शन पे फिर क्यों नहीं जाए, हमने क्यों देखना आयरन, हाँ कोई बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। आयरन सल्फेट को आयरन सल्फेट में डालेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। चलिए 6,
केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक, RiC सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, और सल्फ्यूरस क्या होता है? एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए, तो ये H2SO3 इज अ फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, चलिए which of the following is not in a liquid state of 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा लिक्विड स्टेट पर नहीं होता है? देखो पानी तो लिक्विड ही होता है, अल्कोहल, एसीटोन सब कुछ, लेकिन ग्लेशियल एसिटिक एसिड सॉलिड फॉर्म में चला जाता है 10 डिग्री सेल्सियस पे, वो जम जाता है फ्रिज के अंदर रखने पर। चलिए, अ लीफ इज बॉइल्ड इन अल्कोहल बिफोर यूजिंग आयोडीन स्टार्च इन ऑर्डर टू, बोल रहा है कि जैसे आयोडीन जो है उसको यूज करने के पहले हम क्या करते हैं कि लीफ में से सारा का सारा क्लोरोफिल निकाल लेते हैं। अब लीफ का क्लोरोफिल निकालने के लिए उसे हमें अल्कोहल के अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि क्लोरोफिल अल्कोहल में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, क्लोरोफिल और अल्कोहल दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है टू डिसॉल्व स्टार्च, नहीं, टू मेक इट रिएक्ट विद टू डिसॉल्व क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को डिसॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। A trait of an organism is influenced by, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका ट्रेट किससे इन्फ्लुएंस करते हैं? बोथ मैटरनल एंड पेरेंटल डीएनए, दोनों का डीएनए काम आता है। चलिए, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो इन अ डाइकॉट सीड, देखिए हमारे पास डाइकॉट सीड इसमें से कौन कौन से हैं ये पता कर लेते हैं। वीट डाइकॉट सीड है क्या? नहीं भाई, वीट डाइकॉट सीड नहीं होता है। ठीक है, ग्राम डाइकॉट सीड है क्या? हाँ, ये डाइकॉट सीड है। मेज डाइकॉट सीड नहीं भाई, डाइकॉट सीड नहीं होता, मोनोकॉट होता है वो। पी डाइकॉट होता है? हाँ भाई, डाइकॉट होता है। बार्ली होता है क्या? नहीं भाई, ये नहीं होता है। ग्राउंडनट होता है? हाँ। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ग्राम, पीएम ग्राउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11, अ क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड अ पेरेंट इज नोन एज, ऐसे क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं, जो पेरेंट और हाइब्रिड के बीच में क्रॉस हो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, चलिए 12th वाला, टू प्रिपेयर अ गुड टेम्परेरी अमाउंट ऑफ पेटूनिया लीफ पील शोइंग मेनी स्टोमेटा, द स्टूडेंट हैज टू गेट द पील ऑफ, पील कहाँ से निकालते हैं? देखो कभी भी स्टोमेटल पोर देखना है तो पील हमेशा बॉटम से निकाला जाता है। ठीक है, तो लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, लोअर सरफेस मतलब लीफ के दो सरफेस से, ऊपर और नीचे, नीचे वाले सरफेस से निकाला जाता है। 13, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर्ड करा जाता है? देखो थिकनेस ऑफ मैग्नेट से नहीं करना है हमें, लेंथ ऑफ द मैग्नेट से नहीं करना है, रेजिस्टेंस से नहीं करना है, किससे करना है? एक पॉइंट पे कितने लाइंस जाते हैं उससे करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी आंसर। चलिए 14th, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फिक्स्ड रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर के। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, नंबर ऑफ टाइम ऑफ करंट नहीं लिखेंगे, एन स्क्वायर नहीं है ना, नंबर एन का स्क्वायर है। सो ये फोर्थ वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व, फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का? एनर्जी और न्यूट्रिशन दोनों ही का मूवमेंट होता है, सिर्फ एनर्जी फ्लो नहीं करती, सिर्फ न्यूट्रिशन फ्लो नहीं करता, एनर्जी और न्यूट्रिशन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब साथ साथ चलते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट, सोलर एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करते हैं? सिर्फ 1%, बाद में जो एनर्जी आती है उसका 10% एब्जॉर्ब किया जाता है। 17, कॉपर वेसल गेट कवर्ड विद ग्रीन कोटिंग इन द रेनी सीजन, क्यों कवर करते हैं रेनी सीजन में? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, तो रीजन दिया, इट इज बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट, तो वो कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं इसलिए ये बनता है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है वो कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, CuCa CO3। चलिए इसके बाद क्लोन जो होता है ऑफ स्प्रिंग का वो फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और जो क्लोन होते हैं वो मतलब एक दूसरे के पेरेंट हो, मतलब एकदम क्लोन मीन्स होता है कि जो अपने पेरेंट से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी दिखाएं। ठीक है, उसे हम क्लोन कहते हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्लोन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे सेक्सेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये उसका आंसर होगा, ये उसका रीजन होगा। लेकिन यहाँ पे क्लोन है एग्जैक्ट कॉपी, ये इसका रीजन नहीं है, ये ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट है। सो बी ऑप्शन इज देयर कि हाँ ये एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी है, सब कुछ है, बट
रीजन उसका सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन सही नहीं है। 19th वाले पे आता है, व्हेन टू पैरेलल वायर हैंगिंग फ्रीली एंड कनेक्टेड इन अ सीरीज बैटरी देन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, वो पास में आते हैं। वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू रिपेल ईच अदर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो क्या पोल्स भी अपोजिट जनरेट होंगे और वो दूर दूर जाएंगे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सेशन 20th वाला। The burning of substance at higher temperature to form ash is called incineration, ठीक है। Incineration reduce the volume of the waste, ठीक है। लेकिन मतलब हायर टेम्परेचर पे जलाने से, ठीक है, वेस्ट का रिड्यूस होना, हायर टेम्परेचर पे जलाना, ये एक दूसरे के रीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो भाई ये भी नहीं है। 21st वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन बी। 2 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए, ज्यादा किसी में भी नहीं लिखना होता साइंस में, से कॉपी नहीं भरनी है, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना लिखो, करेक्ट आंसर लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा। कोई ऐसे बगल वाले को देख के ऐसे नहीं, भाई ने तो लिख दिया यार, एक सप्लीमेंट्री ले ली मैंने तो नहीं ली, मेरे नंबर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इसमें से किसका रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है? देख भाई, बहुत आसान सा गेम है, कुछ ज्यादा है नहीं। एडिशन रिएक्शन में हमारे पास एल्कीन या एल्काइन होना चाहिए, एल्कीन में काम नहीं चलेगा। सो C2H6 ये एल्केन है, काम नहीं चलेगा। C3H8 एल्केन है, एडिशन रिएक्शन तो कतई नहीं दिखाएगा। C3H6 हाँ ये बन सकता है, C3H6 ये बनेगा 1 2 3। अब एक जगह डबल बॉन्ड लगा लिया, बाकी जगह सब जगह सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से लग जाएगा 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन से लग जाएगा 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर मैंने एडिशन रिएक्शन दिखाया है, तो एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम। होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर CH, एक हाइड्रोजन इस पे लगेगा, एक हाइड्रोजन इस पे जाके लगेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूटने से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना दोनों तरफ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन में जाके एक यहाँ एक यहाँ, ये डबल बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन टूटा तो बस हो गया। तो यहाँ पर CH एक जगह नीचे आ जाएगा, एक H ऊपर एक H नीचे, CH3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा जो कंपाउंड है, तीन तीन मतलब हो गया प्रोप, है ना, और डबल बॉन्ड मतलब हो गया इन, तो प्रोपीन हाँ ये शो करेगा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। C2H2 हाँ एल्काइन है, एल्काइन मतलब मैं मिटा देता हूँ, देख लीजिए। चलिए आखिरी में हमारे पास एक कंपाउंड है C2H2 मतलब हो जाएगा इथाइन, है ना। अब इथाइन कैसे, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है C2 मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, ठीक है। और हाइड्रोजन 2 लग गए, हाइड्रो 2H2 से रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम, क्या बनाएगा CH 2 हाइड्रोजन ऊपर 2 हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि 4 हाइड्रोजन लगाने थे, ये बॉन्ड टूट गई, ये दोनों जैसे ही बॉन्ड टूटे 1 2 3 4, और हम इन बॉन्ड्स को जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रोपाइन, ये जो हमारे पास इथाइन है, इथाइन है ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपाइन था ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट 22। इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी, अगर कोई वुमन कॉपर टी यूज कर रही है तो क्या वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बच चुकी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कॉन्डम्स होते हैं और जो कैप्स होते हैं, दे आर ओनली यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव विच आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज, है ना। और जो हमारे कॉपर टी एंड ऑल है, ये सब नहीं करता है, तो आंसर विल बी नो, ऐसा नहीं होने वाला है। Why before carrying out the test of the presence of starch in the leaf exposure of sunlight, उसको अल्कोहल में क्यों डालते हैं? क्योंकि देखो क्या होता है, जो अल्कोहल है वो क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे अल्कोहल क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करता है तो लीफ के अंदर सिर्फ स्टार्च बचा हुआ रह जाता है। जैसे लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल तो अल्कोहल ले गया, तो इसके अंदर सिर्फ बचेगा स्टार्च। अब इस स्टार्च में थोड़ा सा आयोडीन मिला देते हैं, जैसे स्टार्च में आयोडीन मिलाएंगे तो पर्पल या ब्लू ब्लैक कलर दे देगा, छोड़ो ब्लू ब्लैक कलर देगा। जैसे ब्लू ब्लैक कलर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंस है। ब्लू ब्लैक कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। चलिए
23 का और वाला है ना, व्हाट इज लिम्फ। देखो बेसिकली लिम्फ क्या है, लिम्फ एक प्रकार का लिक्विड है जो कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, ठीक है। अब लिम्फ इज अ प्लाज्मा formed element leaked out of the capillaries into the extracellular environment, जो कि कैपिलरी से निकल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब एक होता है सेल के अंदर, एक होता है सेल के बाहर, है ना। तो बिटवीन द सेल्स जब जाता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। वो फूड को कैरी करता है, वेस्ट को निकालता है बॉडी से आउटसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम, फॉर्म द फ्लूइड, लीक द ब्लड कैपिलरीज एंड गोज इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेस, और इंटरसेल्यूलर स्पेस में चला जाता है। उसके बाद फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू द लिम्फ वेसल एंड फाइनली ये जो पूरा लिक्विड है इसको लिम्फ वेसल कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद एंड रिटर्न इट, और उसको ब्लड कैपिलरीज में दे देती हैं, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम में आता है बेसिकली। चलिए, कॉनकेव मिरर है, 3 गुना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। 10 सेंटीमीटर फ्रंट पे ऑब्जेक्ट रखा है, बताइए इमेज कहाँ होगा। तो मैग्निफिकेशन इज डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी नेगेटिव में। तो मैग्निफिकेशन कितना है भाई, 3 गुना है, माइनस वी बाय 10 आ गया नीचे, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 मीटर। इमेज का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the environment magnification to increase Antarctica ozone hole? वो ये कह रहा है कि ओजोन होल बढ़ने से क्या दिक्कत है। देखो बात समझना है ना, ओजोन का जैसे ये होल बढ़ता है तो जो यूवी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज ये एंटर करते हैं, ठीक है। ये हमारे धरती के अंदर एंटर करते हैं ना, ओजोन लेयर को क्रॉस करके। जैसे ही वो एंटर करते हैं तो डिसीज लाइक कैंसर, ठीक है, इम्यून डिसीजेस, है ना, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा हमारा खराब हो जाता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाएगा। एंड लास्टली कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आती है। सो कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर बेसिकली, स्किन कैंसर, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा खराब हो सकता है, और कैटरेक्ट की प्रॉब्लम, ये बेसिकली प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यूवी रेज जब एंटर आती है तो वो ये डिसीजेस कॉज करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द क्रॉप फील्ड नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो होता क्या है, क्रॉप फील्ड को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कहता है। क्रॉप को जब उगाता है ना कोई भी किसान, तो उसके लिए मतलब वो नेचुरली नहीं होता है, वो इंसानों के द्वारा कल्टीवेटेड लैंड है, बनाया गया लैंड है फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रॉप। मतलब जैसे मान लीजिए उसको पहले प्लो करना है, उसके लिए पानी देना है, उसके लिए एन नंबर ऑफ थिंग्स करने, उसमें फर्टिलाइजर लगाना है, उसमें बहुत सारे काम है। तो वो जो फील्ड है वो पर्पसली तैयार की जाती है फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ क्रॉप, इसीलिए उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मतलब नेचुरल चीजों को आर्टिफिशियली अपने अकॉर्डिंग मोल्ड किया गया है ताकि हम एक बेटर आउटपुट रिजल्ट या वांटेड रिजल्ट ले सकें। सो ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ नीट एंड क्लियर डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म का बनाना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास मान लीजिए एक प्रिज्म है, ठीक है, और प्रिज्म में से अगर एक लाइट जाती है तो लाइट जाने के बाद यहाँ से यहाँ से लाइट गई, तो ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल कहते हैं इसे, यहाँ से लाइट जो सीधी जाने वाली थी, लाइट सीधी नहीं जाएगी, अब लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। लाइट अब सीधी नहीं जाएगी, लाइट क्या करेगी, देखिए ऐसे जाना तो सीधा चाहिए था लेकिन प्रिज्म आ गया, प्रिज्म आ जाने की वजह से जो लाइट है वो लाइट थोड़ी सी रिफ्रैक्ट कर जाएगी, और रिफ्रैक्ट करने के बाद लाइट सीधे जाके एंड अगेन अगेन लाइट यहाँ से अगेन रिफ्रैक्ट कर जाएगी नीचे, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट करेगी दूसरे मीडियम में, तो दैट लाइट विल गोज लाइक दिस। लाइट ब्लू कलर से बना देता हूँ, लाइट ऐसे नीचे चली जाएगी। तो ये व्हाइट वाले से इंसिडेंट है, ठीक है, और ये जो येलो वाला है ये रिफ्रैक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे है, ठीक है। और इमर्जेंट रे के बाद ये जो सामने जा रहा है ये तो लाइट मतलब बिल्कुल सीधे निकल गई है ना। सो हमारे पास यहाँ जो जो सीधी लाइट जा रही है और जो इमर्जेंट रे है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कहते हैं। डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल
ऑफ डेविएशन, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टर रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आंसर क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म का रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म दिया ही हुआ है वैसे तो, फिर भी मैं लिख देता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है सेक्शन सी। सेक्शन सी यहाँ पे 3 मार्क्स का है। ठीक है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर एक नॉन मेटल है, क्यों? देखो यार, सल्फर नॉन मेटल है इसके लिए तो ये सीधी सी बात है। देखो, ना डक्टाइल होता है ना मेलेबल होता है, तो नाइदर डक्टाइल और मेलेबल तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, पहला हो गया। अगला क्या है कि ये जो दोनों है ना, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ये हो गया रीजन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये भी एक रीजन है, बहुत इजी है, ऐसे तो कुछ नहीं है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब अगला पूछ रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है। मैग्नीशियम मेटल क्यों है? देखो भाई, मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, शीट भी बना लो, वायर भी बना लो। तो यस, ये यहाँ पे नो या नॉट लिख देना, नाइदर नॉर लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो मेलेबल भी होता है, ठीक है, और डक्टाइल भी होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। अब इतना सब है, एक मिनट, ऑक्साइड लिखना है ना, OXIDE, ऑक्साइड बनाता है। तीसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक एक केमिकल रिएक्शन लिख दीजिए। जैसे सल्फर है, सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। यस, इट इज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, इसको भी बैलेंस कर लो ऐसा। तो यही केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रेडिक्ट द रिएक्शन इफ एनी बिटवीन जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट। जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव होता है सिल्वर से, नाइट्रेट मतलब NO3। ये बनाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में आ गया सिल्वर। तो नाइट्रेट के 2 हैं, 2 आ गया, 2 यहाँ लगा देंगे, ये पहला वाला रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा, मैग्नीशियम एंड आयरन 2 क्लोराइड, मैग्नीशियम मतलब Mg ऐसा, और आयरन सेकेंड क्लोराइड, आयरन सेकेंड मतलब FeCl2। तो क्या बनेगा, एक सेकेंड, FeCl का होल ट्वाइस, तो MgCl, और साथ में आ गया आयरन, तो मैग्नीशियम कितना है, 2। तो यहाँ पे 2 आ गया, बैलेंस है, क्या दिक्कत है। चलिए, कॉपर एंड मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा? भाई कतई नहीं करेगा, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है ये लेस या लीस्ट रिएक्टिव कहते हैं, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ लेस, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम क्यों डिस्प्लेस होगा। ठीक है, चलिए, बोल रहा है लंप ऑफ एलिमेंट एक्स कैन बी कट बाय द नाइफ। ऐसा एक एलिमेंट है जो कि लेकिन जैसे कट जाता है नाइफ से। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करते समय एक्स फ्लोट, जो भी एलिमेंट है वो फ्लोट करता है और मेल्ट होता है, धीरे धीरे गल जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट इज एक्स। तो ये जो एक्स है ये पोटेशियम मेटल है। ठीक है, ये जो मेटल है ये पोटेशियम मेटल है। ठीक, ये पोटेशियम मेटल है, और पोटेशियम मेटल जो होता है वो बहुत ज्यादा हल्का होता है, इसलिए पानी के ऊपर तैरता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हीट प्रोड्यूस करता है। तो एन नंबर ऑफ रीजंस है। ठीक है, ये आंसर है, आप देख सकते हैं। हाउ विल यू गेट मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर से
मेटल को कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी ओर है उसको पहले साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हो गया सफाई, रिमूवल ऑफ द गैंग एंड एवरीथिंग, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो भी हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर है इसको मेट ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। फिर जो भी ऑक्साइड आप कन्वर्ट कर रहे हो, या तो वो कैल्सिनेशन से करोगे या तो वो रोस्टिंग से करोगे। अब कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन में विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप गर्म करते हो, और गर्म करने के बाद उसको आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हो। रोस्टिंग में विद द हेल्प ऑफ, मतलब उसमें सल्फाइड ओर होती है, जो सल्फाइड ओर है उसको बिना ऑक्सीजन के, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप उसको गर्म करते हो, और गर्म करने के बाद उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हो। जो भी मेटल ऑक्साइड है फिर उसको आप करते हो रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर लेते हो। रिडक्शन किससे होगा, या तो एल्यूमिनियम से या तो कार्बन से, इन सबसे हो जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप आप वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हो, अगर मेटल बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है तो। ठीक, तो ये हमारे पास सारे प्रोसेसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, देखिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बॉडी में से वेस्ट को, हाईली टॉक्सिक वेस्ट लाइक यूरिया, इन सबको निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेनिंग, क्या क्या कंटेन करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इनकी मदद से हम उसको निकाल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, नेफ्रॉन कहते हैं। एक सेकंड, नेफ्रॉन इज यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन नेफ्रॉन मिलके किडनी बनाते हैं। ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन विच ह्यूमन बीइंग आर लेबल्ड द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉम यूरिन अ लॉन्ग ट्यूब किडनी, ये सब उसमें लेबल होना चाहिए, देखते हैं। चलिए दिया हुआ है। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हम निकाल देते हैं बॉडी से, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड सॉल्ट, ये सब निकाल दिया जाता है। नेफ्रॉन जो होता है वो बेसिक फिल्ट्रेशन है, प्रेजेंट हमारे किडनी के अंदर होता है। डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज शोन बिलो। किडनी फ्रॉम यूरिन, ये किडनी ऊपर वाला पार्ट है ना। यूरेटर एक लॉन्ग ट्यूब होता है, तो भाई ये यूरेटर है, ये लॉन्ग ट्यूब है, ये जो जा रहा है नीचे। और यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ ब्लैडर, तो ये तो पता ही है मेरे ख्याल में, कुछ ज्यादा इसमें बताना है नहीं, लेबलिंग करनी है, दैट इज इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्लांट्स, ए विद द वाइट फ्लावर, बी विद द रेड फ्लावर आर क्रॉस, उनको क्रॉस करा दिया है। F1 जनरेशन shows all flowers are red, और F2 जनरेशन है 3 are red, 1 is white. Categorize the traits as dominant and recessive. कौन सा डोमिनेट ट्रेट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो भाई जो रेड है ये डोमिनेट ट्रेट है, और जो व्हाइट है ये रेसेसिव ट्रेट है, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसको मतलब डिटर्मिनेशन करके बताना है तो वो भी अच्छा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास व्हाइट फ्लावर है, तो व्हाइट वाले को मैंने डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू से ले लिया। रेड वाले को मैंने कैपिटल आर से लिया है। अब यहाँ पर जो डोमिनेटिंग है वो वाला हमारा रेड है, तो डब्ल्यू को मैंने स्मॉल से ले लिया, तो डब्ल्यू कैपिटल आर, डब्ल्यू ये कैपिटल आर, डब्ल्यू और ये कैपिटल आर, ये वाला डब्ल्यू और ये कैपिटल आर। ठीक है, एक सेकेंड, डब्ल्यू कैपिटल आर, डब्ल्यू कैपिटल आर, ये वाला डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल आर रेड आ जाएगा, ये डब्ल्यू और यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा, तो आ जाएगा डब्ल्यू, एक स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल आर। तो ये जो चारों हैं, इन चारों में ही ये क्या बनेगा, रेड बनेगा। जो फ्लावर आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, रेड फ्लावर आएगा। और ये जो भी हमारे पास दो व्हाइट और रेड फ्लावर आ रहे हैं, इसमें से अब क्रॉस कराते हैं, तो व्हाइट, यहाँ से भी व्हाइट, डब्ल्यू डब्ल्यू, ये पेरेंट था, पेरेंट से ये F1 जनरेशन बना है, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन से अब हम पेरेंट जनरेशन बनाएंगे। ये इसके बाद सॉरी F2 जनरेशन बनाएंगे। पेरेंट जनरेशन कैसे बना सकते हैं, F2 जनरेशन अब हम बना रहे हैं, है ना, F2 जनरेशन बनाएंगे। तो W और ये W आ गया, फिर यहाँ से W और यहाँ से R, ठीक है, फिर यहाँ से रेड, यहाँ से व्हाइट, और यहाँ से भी रेड, यहाँ दोनों तरफ से क्या आ जाएगा, रेड रेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये व्हाइट है। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यू आर में से ये रेड है, ये भी रेड है, और ये भी रेड है। ठीक है, ये प्योर रेड है, ये रेड और व्हाइट दोनों है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये व्हाइट है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल में ये मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार।
हाँ यही सब लिखा हुआ है, आप देखिएगा इसको एक बार, है ना। ये डोमिनेट और रिसेसिव जीन भी इसमें बता दिया गया है, फेनोटाइप जेनोटाइप भी बता दिया है, 3:1 आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ा दिया मैंने पीछे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो दैट फाइंड आउट द शार्प इमेज ऑफ विंडो पेन, और साइंस लेबोरेटरी में अपनी, और जो मतलब लेंस है वो देखते हैं कौन सा है। नाउ शी फोकस द बिल्डिंग, देखिए बहुत दूर का बिल्डिंग दिख रही है और फोकस अच्छा कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस ही हुआ, क्योंकि कॉनकेव तो इतना ज्यादा फोकस बनाता नहीं और बड़ा इमेज नहीं बनाता है, छोटा इमेज बनाता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। नाउ शी ट्राइज टू फोकस द बिल्डिंग विजुअल of her outside window instead of window pane without disturbing the lens. Uh, in which direction will she move the screen to obtain the sharp image of the building? What is the approximately focal length of the lens? लेंस का focal length क्या होगा ये बताना है। और जो हमारे पास स्क्रीन है उस स्क्रीन को कहाँ मूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के ऐसा बोलना चाह रहा है वो, जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस अगर आपको बराबर करना है या साइज बराबर करना है, उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो दोनों ही 2f2 या 1f2 पे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट 1f2 पे होना चाहिए और जो इमेज है वो 2f2 पे होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन फिलहाल इस इनकी कंडीशन में सुन के ऐसा लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और 2f1 के बीच में है। अरे इंफिनिटी या 2f1 के बीच में है। एंड जो इमेज है ना, वो इमेज भी कहाँ बन रहा है, वो इमेज भी बन रहा है 2f एंड 2f2 के बीच में। इमेज भी यहाँ बन रहा है, तो जो इमेज है ना उसका फोकस इतना अच्छा होगा नहीं। अगर आपको बिल्कुल ही फोकस्ड इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट जो है ना इनके बीच में बन रहा है, आप क्या करो थोड़ा सा शिफ्ट कर लो स्क्रीन को आगे। जैसे ही आप स्क्रीन को शिफ्ट करोगे तो जो इमेज है देखना है ना, मान लो लेंस यहाँ पे है, जो ऑब्जेक्ट है ये 2f1 है, ये f1 है, ये 2f1 है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और इसके बीच में रखा है, जो इसका इमेज बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा। ये 2f है, ये 2f2 है, ठीक है ऐसा। सॉरी ये f2 है, ये 2f2 है, ऐसा इनके बीच में बनेगा। अब आप क्या करो, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दो आगे। जैसे इसको आप आगे शिफ्ट करोगे तो जो इमेज है वो यहाँ बन जाएगा, ठीक बनेगा, एकदम लार्ज बनेगा, फोकस बनेगा। तो जो फोकल लेंथ है वो लगभग मेरे ख्याल में 15 नहीं होगा, फोकल लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर के समथिंग होगा। फोकल लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर के समथिंग होगा, क्योंकि उसको आप आगे शिफ्ट करना पड़ता है ना। तो 15 होता तो एकदम फोकस जाता है, लेकिन नहीं, फोकल लेंथ थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है 32 नंबर का क्वेश्चन, द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम हमें दिया है यहाँ पे 2, 4 और आर इसका रेजिस्टेंस है, ये जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। बैटरी लगाई है, 2 वोल्ट की बैटरी है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम्स का, है ना। मेन करंट जो है वो 0.25 है, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ कितना लगेगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 ओम्स है, देखो सीरीज में क्या होता है, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे तो आर है, तो यहाँ का पोटेंशियल तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं यहीं का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं चुपचाप। तो V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज कितना है 2 है, करंट कितना है हमारे पास 0.25, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 4। तो वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो वोल्टेज इज इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ का वोल्टेज निकालना है, तो नेट वोल्टेज है, 2 नहीं है V है, इसका इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 का इंटू 0.25 में करते हैं तो 1 आता है, तो ये 1 वोल्ट आ गया पहले वाले का आंसर, ठीक है। तो बच्चे सोचेंगे सर ये वाला आर तो आपने निकाला ही नहीं, तो बेटा आर निकालने की जरूरत नहीं है, सीरीज में है ना। मतलब ये जो पूरा सेटअप है ये दोनों आपस में तो पैरेलल में है, ये सेटअप इसके इस 4 वाले के साथ सीरीज में है, तो ऐसा कोई नीड है नहीं कि हम उस आर को निकालें। बोल रहा है बताओ पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, तो सेकंड वाला देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस वही V इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज कितना है हमारे पास वो तो निकालना है, करंट कितना है 0.25 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3, तो ये V इज इक्वल टू आ जाएगा 0.75 पर ही आ जाएगा वोल्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स है हमारे पास, और वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है उनमें वोल्टेज दिया जा रहा है 220 का। एक बल्ब है लगभग 10 वाट का, और कहा जा रहा है कि इन सभी को हमें पैरेलल में लगाना है, ठीक है। कुल मिला के हम 5 एम्पियर करंट से ऊपर नहीं दे पाएंगे, बताइए कितने बल्ब हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। मान लीजिए एक बैटरी का सप्लाई है और बैटरी के सप्लाई में से हमें करंट देना है 2 पैरेलल में, मतलब हो सकता है 2 बल्ब ऊपर लगा दिए
और हो सकता है 2-3 बल्ब ऐसे करके, या 3 बल्ब ऊपर लगा दिए, 3 बल्ब नीचे लगा दिए, ऐसा मान लीजिए फिलहाल, पता नहीं कितने बल्ब हम लगा सकते हैं। तो कुल मिला के हम 5 एम्पियर का ही करंट दे सकते हैं। 5 एम्पियर का ही करंट जाएगा, नहीं जाएगा इससे ज्यादा। अगर 5 एम्पियर का ही करंट जा रहा है और जो बल्ब है वो सारे बल्ब 10 वॉट के होंगे, 10 वॉट से कम या ज्यादा बल्ब नहीं हो सकता ऐसा। तो हमारे पास देखिए सीधी सीधी सी बात है कि यहाँ पर पावर जो है ना, एक मिनट आंसर ले लेते हैं पहले वाले का। पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो यहाँ से अगर करंट की वैल्यू निकालेंगे तो पावर अपॉन में वोल्टेज। पावर कितना है भाई, पावर है हमारे पास 10, वोल्टेज कितना है 220, तो करंट यहाँ से काट दीजिए, तो करंट की वैल्यू आ गई 1/22। ठीक है, एक बल्ब इतना कर लेगा, एक बल्ब इतना करंट लेगा टोटल। अब हम टोटल कितना एम्पियर करंट दे सकते हैं, हम भाई टोटल 5 एम्पियर करंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझो कुछ, ये मान लो मुझे 15 बल्ब लगाने हैं, तो एन मतलब 15 इंटू 1/22, एक बल्ब इतना करंट ले रहा है, कुल मिला के 5 एम्पियर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, तो हो गया एन इज इक्वल टू 5 इंटू 22, 5 में 22 गया, तो कुल मिला के हम कितने बल्ब लगा सकते हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, तो 22 का इंटू 5 में करेंगे तो आ जाएगा 110, इतने बल्ब हम लगा सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो 5 एम्पियर करंट में लगभग हमारे पास 110 बल्ब जल के दे रहे हैं 10 वॉट के। ठीक है, अगर पैरेलल कनेक्शन है, दो लाइन में कनेक्शन है तो। ठीक है, चलिए इसी में हमारे पास दिया हुआ है आगे, एक हीटर कॉइल है और 200 वोल्टेज की है और हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 80, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 80 ओम्स है। if heater is plugged in for the time such that 1 kg of water at 20 degrees Celsius attain a temperature of 60, find the power of the heater and the heat absorbed by the water। कितना पावर लिया हुआ है, फाइंड द पावर बताइए कितना लग रहा है, और हीट कितना एब्जॉर्ब किया वाटर में। ठीक है, मेरे ख्याल में पहला वाला हो गया होगा, मैं ये निपटा दे रहा हूँ। आप दूसरा वाला देख लीजिए यहाँ से ना, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब लिखा है एक हीटर कॉइल है, 200 वोल्ट है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और ठीक है 1 kg है वाटर, वो तो ठीक है, और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 60 डिग्री सेल्सियस तक जाना है। टेम्परेचर डिफरेंस आ गया हमारे पास 40 का। फाइंड द पावर। पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, है ना, तो वोल्टेज इंटू करंट ले लिया भाई। अब लाइक जो करंट है दैट इज V बाय आर, तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारे पास 200 और 200 दो बार ले लेंगे, और अपॉन में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कितना है 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 4, 2 से काटा 10, 2 से काटा 2, 2 से काटा 5, 2 से ये काटा तो आ गया 100, तो रेजिस्टेंस कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 500। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 500 आ जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी ये हमारे पास पावर हो गया, रेजिस्टेंस को लिखा है मैंने गलती से लिख दी, सॉरी, ये हमारे पास आ गया पावर, तो पावर का यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास वॉट, तो 500 वॉट कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे लग रहा है ना। पावर तो यहाँ से आ गया, अब हमें निकालना है हीट कितना लग रहा है। देखिए हीट का हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है जिसमें कि हमारे पास एम सी थीटा, व्हाट इज एम, मास कितना है पानी का या जो भी सब्सटेंस है, सी एक कांस्टेंट है जो कि पानी के लिए 4200 है, और थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे 20 से 60 जा रहा है तो ये डेल्टा है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 60 है फिलहाल, कैसे 60 नहीं है 40 शायद, क्योंकि 20 से 60 जा रहा है, तो 20 से 60 जाने का क्या मतलब है 40। ठीक है, मास कितना है 1 kg है, मल्टीप्लाई कर लीजिए हो गया, तो आ जाएगा 0 0 0 8 16 168,000, तो आ जाएगा 168, और ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना 3, तो ये आता है किलो और ये आ गया जूल, तो हीट की यूनिट आ जाएगी 168 किलो जूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The above discuss the formation of covalent bond in the molecules of methane। मीथेन के मॉलिक्यूल में बताओ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वैसे सेक्शन डी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें से। ठीक है, चलिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, पहला एक कार्बन है, एक कार्बन के आउटरमोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बना और एक ये बॉन्ड बना, यहाँ पे डबल एट पूरा हो गया, यहाँ भी डबल एट पूरा हो गया, डबल एट यहाँ भी पूरा है, डबल एट यहाँ भी पूरा है, लेकिन कार्बन ऑक्टेट पूरा करता है।
तो जो कार्बन है, कार्बन ऑक्टेट पूरा करता है और हाइड्रोजन डबलेट पूरा करता है, हाइड्रोजन डबलेट पूरा करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो मीथेन है, मीथेन में यहाँ पर ऑक्टेट पूरा हो रहा है और बाकी सब में डबलेट पूरा हो रहा है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है बेटा, CCl4। तो CCl4 मतलब कार्बन, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 4 है, 1 2 3 4, बाकी सबका ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये वाला बन गया। ठीक है, एक बॉन्ड ये यहाँ से बनेगा और एक बॉन्ड ये बन जाएगा। सबके ऑक्टेट पूरे हो गए, आप गिन लीजिए। बीच वाले कार्बन को देखिए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। क्लोरीन को देखिए 7 और एक 8, क्लोरीन के देखिए 7 और एक 8, क्लोरीन के देखिए 7 और एक 8, 7 और एक 8, ये पूरा हो गया। तो ये भी यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया CCl4 का। वाटर का बना लेते हैं, H2O, आसान है। तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया, बॉन्ड बना लिया। देखिए हाइड्रोजन ने, देखिए यार ऐसे नहीं देखना, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का डबलेट पूरा, ऑक्सीजन का ये डबलेट पूरा। ठीक है, और ये ऑक्टेट बीच में ये पूरा हो गया है। ठीक है, तो ये वाटर का भी हमारे पास बन गया है। ठीक है, तो डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये 3 बनाना थे, हमने 3 बना लिए क्योंकि ऑक्टेट पूरा हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। देखिए सोप जो है ये सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड, और वेयर एज जो डिटर्जेंट है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है। ठीक, अब हमारे पास जैसे मान लीजिए एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें आखिरी में COONA लग जाएगा, ये सोप है। डिटर्जेंट क्या है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड में SO3Na लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे। और स्टेट इन ब्रीफ दैट द एक्शन ऑफ सोप इज रिमूवल। देखिए मिशेल फॉर्मेशन करता है। मिशेल फॉर्मेशन कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो बीच वाला पार्ट है वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक मिनट, हमारा बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं ऑयल है, इस ऑयल को जो फैटी सब्सटेंस है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इसको लेके दूर भाग रहा है और Na यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो बीच में हो सकता है COONA हो, बीच में हो सकता है COONA हो, ऐसे करके सोप रहेगा तो COONA रहेगा, Na+। तो ऐसे ही एक मिनट ना, सोप रहेगा तो COONA प्लस, सोप रहेगा तो COONA, सोप रहेगा तो COONA, ऐसे करके मिशेल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये वाला जो है हमारे पास ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक, और ये वाला हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट है हमारे पास, और ये जब भी ऑयल को दूर लेके भागते हैं, सरफेस टेंशन को कम करते हैं, इसको हम बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिशेल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक हमको चीज पूछी जा रही है कि यहाँ पे कि सोप अच्छा कंसीडर क्यों नहीं किया जाता हार्ड वाटर में। देखिए बात ये है कि हार्ड वाटर के अंदर, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है। ये मैंने इससे पहले वाले सैंपल पेपर में भी बताया था, या आप एक बार चैप्टर भी विजिट करेंगे तो उसमें भी था ये। तो जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है ये ज्यादा प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर के अंदर। तो जब भी कोई सोप का मॉलिक्यूल अपने आप को मिशेल फॉर्मेशन में तोड़ता है, देखिए जैसे इससे पहले दिया है ना, मिशेल फॉर्मेशन में टूट रहा है। कैसे टूट रहा है, ये CH3COO और Na+ बन रहा है, CH3COO- और Na+, ये ब्रेक होगा। जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, यहाँ पे ये ब्रेक होगा। अगर ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो मतलब ये Na दूर भाग जाएगा, तो ये जो कैल्शियम है ना वो यहाँ पे आके
सोडियम की जगह आके लग जाएगा। तो मैग्नीशियम है ये सोडियम के जगह पे आके यहाँ पे आके लग जाएगा। तो होता क्या है कि सोप को रिएक्शन करने के लिए टूटना पड़ता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पार्ट को टूटना पड़ता है, और हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट जब भी टूटता है वहां पे मिशेल बनता है। अब मिशेल का फॉर्मेशन तो बहुत इजी है, लेकिन हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा होता है, तो वो जाके फिर से बॉन्ड बना लेता है। जैसे जहां से मैग्नीशियम छूटा है, जहां से सोडियम छूटा है, वहां जाके वो अगेन बॉन्ड बना लेगा। कहानी खत्म हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेंशन इट्स पार्ट, उसके पार्ट को मेंशन करो। तो ये ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम है हमारे पास, और ये पार्ट जो हमने मेंशन करके रखा है, बच्चों को लगभग बनाना भी आता ही होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। ये ओवरी है जो एग्स प्रोड्यूस करती है, ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको ओविडक्ट कहते हैं, यहीं पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है क्योंकि ओवम यहीं पे बनता है। ये यूट्रस है क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहीं होता है, और नहीं भी होता है तो जो भी हमारे पास ओवम होता है, ये जो एग होता है वो यहीं यूट्रस की वॉल पे आके डिपॉजिटेड हो जाता है। ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। सर्विक्स और यूट्रस के बीच, वेजाइना और यूट्रस के बीच में जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। ठीक है, ये छोटा पार्ट है जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को बना के रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या है? देखिए, हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर होता है जो हमारी बॉडी में निकलते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर काम को फंक्शन कराने के लिए। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनके अंदर निकलते हैं, इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे, थ्योरी दी हुई है। हार्मोन्स को कहा गया है फिजियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सेल्स, और वी कैन कॉल इट ग्लैंड एज वेल। सोल पर्पस, काम क्या है? डायरेक्टिंग एक्टिविटी डिस्टेंस ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ साइट पे एक्टिविटी कराने का काम है। इसको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। effects on the some organ inhibitory affect the function of the hormone। अब काम क्या है? देखो, हार्मोन स्टिमुलेट द टिश्यू एक्टिविटी, एक कोई भी ऑर्गन या टिश्यू की एक्टिविटी को परफॉर्म कराता है। रेगुलेट द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल्स होते हैं उनके जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें से हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब निकलता है। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, जैसे कि इंसुलिन है पेनक्रियास से निकलता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कराता है। ठीक है, इसके बाद हार्मोन सिंथेसाइज द स्टोर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है हमारे पास उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है और उससे एनर्जी बनाता है। हार्मोन कंजर्व द वाटर एंड द मिनरल, वाटर और मिनरल को भी कंजर्व करके रखता है। तो वैसे हार्मोन के बहुत सारे काम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, कुल मिला के जो कॉनकेव है उसका सिलिवरी जो सरफेस है वो आउटर वाला होता है। ठीक है, अब और जो कॉन्वेक्स है उसका जो सिलिवरी सरफेस है वो इनर होता है। मतलब कॉन्वेक्स कुछ ऐसा होता है, कॉन्वेक्स कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब कॉनकेव कुछ ऐसा दिखता है। ये जो इमेज है कॉनकेव का है। ठीक है, तो यहाँ पे इनर सरफेस पॉलिश्ड है सिल्वर से, और यहाँ पे आउटर सरफेस पॉलिश्ड है। आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, ये इनर सरफेस पॉलिश्ड है। ठीक है, चलिए। कॉनकेव आर कन्वर्जिंग मिरर, मतलब ये जो रेज आती हैं इनको कंजर्व कर देता है। मतलब ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एक रे अगर ऊपर जाए तो कंजर्व हो गई, एक रे नीचे से गई तो ये भी क्या हो गई? कंजर्व हो गई। तो ये कंजर्व कर देता है रेज को। लेकिन यहाँ पे रेज डाइवर्स हो जाती हैं, मतलब जो रे आ रही है वो ऐसे करके डाइवर्स हो जा रही है। रेस क्या हो जाती है बेटा? डाइवर्स हो जा रही है यहाँ से। ठीक है, रेस क्या हो जाती है? डाइवर्स हो जाती हैं। तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, द इमेज फॉर्म बाय रियल एज वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इमेज रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। ठीक है, रियल मतलब जब इमेज सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट बने तब वो रियल है। इमेज जब बिहाइंड द मिरर बन जाए तो उसे हम वर्चुअल कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्चुअल और रियल दोनों बनता है, लेकिन हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा के हमेशा वर्चुअल बनता है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे कॉन्केव में कई बार इमेजेस इन्वर्टेड भी बनते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टे इमेजेस बनते हैं। यहाँ पे ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, यहाँ पे कॉन्वेक्स में हर बार सीधा इमेज ही बनता है। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर दूर रखा है, 5 सेंटीमीटर का है और 25 सेंटीमीटर दूर रखा है कन्वर्जिंग लेंस से। अब कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? जो हमारे पास कॉन्वेक्स है वो कन्वर्जिंग लेंस है, और जो कॉनकेव है वो डाइवर्जिंग लेंस है। तो कॉनकेव हमारे पास नहीं है यहाँ पे,
कॉन्वेक्स है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस हमने बना लिया। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 है, मतलब f1, ये 2f1, ये 10 है, और ये 20 है, ये वाला भी 10 है, ये वाला 20 है, f2, 2f2, ठीक है। चलो, तो ड्रॉ द रे डायग्राम बनाइए इसका, ठीक है। पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ द इमेज बताइए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है कुछ यहाँ पे इंफिनिटी और 2f1 के बीच में। एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और f2 से गुजरेगा, और एक रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से और यहाँ जाके मिलेगा। तो जो इमेज का फॉर्मेशन है, जो इमेज का फॉर्मेशन है वो बिटवीन बिटवीन 2f2 एंड f2 होगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज तो मैंने आपको बता दिया। और नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ द इमेज आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बनेगा। अब आपको साइज पता करना है इमेज का, तो उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन, या डिस्टेंस ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10। v जो इमेज है वो पता नहीं कहाँ बन रहा है या कितने डिस्टेंस पे बन रहा है। u हमारे पास दिया हुआ है 25, और वो भी लेफ्ट साइड में है, इसलिए प्लस का आ जाएगा। माइनस कर लीजिए, 1/v इज इक्वल टू 10, 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे 10 और 25 का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 2 बार में 5, 25, 5 फिर 5, 25 50 आएगा, 50 इक्वल टू 1/v। ये आ गया 5 माइनस 2, ये आ जाएगा 3/50 इज इक्वल टू 1/v। तो v का वैल्यू आ जाएगा 50/3। v का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 50/3। ये v का आ गया। अब सुनिए, हमें मैग्निफिकेशन निकालना होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज दैट इज v बाय u इज इक्वल टू I बाय o। v कितना दिया है, जो हमारे पास v का वैल्यू है वो 50/3 है, 50/3। जो ऑब्जेक्ट का है डिस्टेंस वो 25 है, यानी कि 25 है। नीचे लिख दिया मैंने 25। देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आप लिख दीजिए 50/3 अपॉन में जो ऑब्जेक्ट है वो 25 है, इमेज का तो पता नहीं, ऑब्जेक्ट जो है भाई वो 5 सेंटीमीटर का है। तो 5 से 25 काट दीजिए तो 5 बचेगा। 50/3 इंटू 5, इसको इससे काटिए तो बचेगा 10। तो जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज 10/3। हाइट ऑफ इमेज इज 3.33। ये इमेज आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी आने वाला है इसमें से। 4 मार्क्स का है ये, और केस बेस्ड स्टडी आएगा, ठीक है। चलिए डेटा पढ़ लेते हैं पहले। द डिसॉल्विंग ऑफ एसिड बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट बी ऑलवेज अलाउड स्लोली टू वाटर। एसिड को पानी में मिलाते हैं, ठीक। If water is added to the concentrated acid, then heat generated may cause the mixture splash out and cause burn. अगर वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। वाटर जो हीट है वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगी, तो एसिड बाहर निकल जाएगा और हो सकता है किसी के शरीर पे गिर जाए। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक डाउन ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग। हो सकता है जो कांच है वो भी फूट जाए। ठीक है। took up warning sign on the can of the concentration sulfuric acid and bottle of sodium hydroxide phthalate। इसीलिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फैलेट है और जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो बॉटल होता है उसमें भी ये वार्निंग लिखी होती है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन जो हीट को इवॉल्व कर दे या हीट निकाल दे, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल दे दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है कि आप कभी भी पानी के अंदर किसी भी प्रकार के एसिड को या पानी के अंदर किसी भी प्रकार के बेस को ऐड कर देंगे तो वो डिसॉल्व होने पर हीट को निकालेगा। वो डिसॉल्व होने पर किसको निकालेगा बेटा, हीट को निकालेगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे निकालेंगे? तो इसका आंसर क्या है, देखिए हमारे पास SO3, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम की एक गैस है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है, अगर ये पानी से रिएक्शन कर लेगा तो ये बनाएगा H2SO4, ठीक है। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब you must have noticed many dramatic change appearance as well as a friend as you approaches the year of 10 to 12. These changes associated with puberty are because of secretion of testosterone in males and estrogen in females. Males के अंदर टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। डू यू नो एनी इन योर फैमिली फ्रेंड्स हैव बीन एडवाइज्ड by the doctor to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? वो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो ऐसा एडवाइस किया ही होगा। एज ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, दिस इज अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज से प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूस किया जाता है। वाई पेनक्रियाज इज अ डुअल ग्लैंड, पेनक्रियाज को डुअल ग्लैंड क्यों कहते हैं? पहली बात यहाँ समझिए, पेनक्रियाज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ही तरह के ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? कोई भी ऐसा ग्लैंड, ठीक, कोई भी ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन को सीधे ब्लड में निकाल देता है, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ऐसा कोई भी ग्लैंड जिसमें हार्मोन्स सिर्फ बॉडी सरफेस पे आते हैं, उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। सरफेस पे आता है उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये समझ में आया? अच्छा, तो हमारे पास जो पेनक्रियास है वो पेनक्रिएटिक जूस निकालता है। पेनक्रियास क्या निकालता है बेटा? पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस निकालता है, जो कि बाइल डक्ट के थ्रू, जो कि बाइल डक्ट के थ्रू हम स्मॉल इंटेस्टाइन में दे देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में दे देते हैं। वेरस ब्लड में सीधा निकलता है इंसुलिन, ठीक है। ब्लड में सीधा क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो सीधे ब्लड में चला जाता है। तो ये हमारे पास जो ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। जब भी कोई हार्मोन सीधे ब्लड में जाता है तो उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं। और जब भी कोई हार्मोन सीधा जैसे बॉडी सरफेस पे या ट्यूब्यूल के अंदर जाता है या किसी डक्ट के थ्रू जाता है, तब उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। नेम द हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। तो मेल हमारे जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं। ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, मेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, ये लिखा हुआ है, और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होता है। व्हाट हैपन इफ इंसुलिन इज नॉट सीक्रेटेड इन अ प्रॉपर अमाउंट? मान लीजिए इंसुलिन अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं आ रहा है तो क्या होगा? अगर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं आ रहा है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। जैसे ही मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट रुकेगा, मतलब जो ब्लड शुगर लेवल है बढ़ेगा, ब्लड शुगर शुगर लेवल इंक्रीज होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो दैट पर्सन कॉजेज डायबिटीज, उसको क्या हो जाएगा? डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाएगी, और बाद बाद पे इंजेक्शन लेना पड़ेगा इंसुलिन के लिए। डायबिटीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उस बंदे को कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द सेल सेल ऑफ द पेनक्रिएटिक इनलेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर सीक्रेटेड? वो ये कह रहा है कि जो इंसुलिन है और जो ग्लूकागॉन है कहाँ से सीक्रेट होता है? तो इंसुलिन है वो अल्फा सेल ऑफ लैंगरहैंस से होता है, और जो ग्लूकागॉन है वो बीटा इनलेट से होता है, ठीक है, बीटा इनलेट से होता है। और ये अल्फा से होता है और ये वाला बीटा से होता है, ठीक है, ऑफ लैंगरहैंस से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है, फिक्सेस अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर और ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, कुछ उसने ग्लू लगा दिया है। शी प्लेस अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट रखा उसने, एंड स्प्रिंकलिंग सम आयरन फिलिंग्स, उसके ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दी है यूनिफॉर्मली अराउंड द बार।
मैग्नेट यूजिंग अ सॉल्ट स्प्रिंकलर, एक सॉल्ट स्प्रिंकलर के थ्रू उसको आयरन फिलिंग को डालने लग गया। On tapping the board gently, she observed that the iron filling are arranged themselves in a particular pattern, एक particular pattern में जमा लिया है। अब what does this pattern of iron filling demonstrate? ये जो पैटर्न है वो क्या दिखाता है? ये पैटर्न हमें ये दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, ठीक है, और उसका जो पाथ होता है वो कर्व होता है। पाथ कैसा होता है बेटा? कर्व पाथ होता है, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम बना के बताओ, ठीक है, ये तो आपने समझ ही गए होंगे, अब डायग्राम बना के बता देते हैं। देखिए, जो हमारे पास आयरन का, जो हमारे पास मैग्नेट का पीस है वो कुछ ऐसा होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ। अगर जब भी इसमें हम आयरन फिलिंग डालते हैं तो आयरन फिलिंग कुछ इस तरीके से जमता है, जैसे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे करके ये जम जाता है, ये पूरा ऐसे करके जम जाता है, ठीक है। ऐसे एक बार नीचे से तो एक बार ऊपर से, ठीक है, ऐसे करके पूरा जम जाएगा। तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, तो ये जो ये हमारे पास ये ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं, ये आयरन फिलिंग है, आयरन फिलिंग्स है, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये आयरन फिलिंग्स है हमारे साथ। तो हाउ इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइंड बाय द फील्ड लाइन? जो फील्ड लाइन है उसका पैटर्न कैसे डिसाइड करते हैं हम? एंड व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर? वो दोनों एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? देखिए, ये चौथा क्वेश्चन भी और वाला, पहले मैं वो तीसरा वाला सॉल्व करा दे रहा हूँ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके लिए हम निडल का यूज करते हैं, मैग्नेटिक निडल का यूज करते हैं। मैग्नेटिक नीडल को यूज करके हम वहां पे देखते हैं, मैग्नेटिक नीडल के अंदर दो डायरेक्शन होती है, एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। जो सामने वाला एरो है वो नॉर्थ पोल को दिखाता है और जो पीछे वाला एरो है वो साउथ पोल को दिखाता है, ठीक। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, सॉरी ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है। तो जैसे हम निडल को रखते हैं तो निडल जो है वो पॉइंट आउट करता है कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, ठीक है। अब इसके बाद एक और दिया हुआ है कि वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों क्रॉस ईच अदर? अगर कहीं पे भी क्रॉस करेंगे ना तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन दिखाएगा, अलग अलग मैग्नेटिक निडल दो डायरेक्शन दिखाएगा एक ही पॉइंट से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे पहली बात तो जो दो पोल्स होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ, एक पोल होता है साउथ, और दोनों पोल्स को हम डिटरमाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, वो डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक नीडल से, ठीक है। और अगर दो डायरेक्शन में जा रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो वहां पे मैग्नेटिक नीडल दो डायरेक्शन अलग अलग डिफ्लेक्ट कर रहा होता, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको डायग्राम बना के बताना है कंपास नीडल का, ठीक है, वो डायग्राम बना के बता दीजिए। देखिए, हमारे पास मान लेते हैं एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो पहले आपको मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखनी है इस पॉइंट से। मान लीजिए मैग्नेटिक नीडल ने इस डायरेक्शन दिखाया, तो यहाँ पे आपने पॉइंट कर दिया, फिर इस पॉइंट से मैग्नेटिक नीडल को रखना है, फिर मैग्नेटिक नीडल ने यहाँ दिखाया, ऐसे करके आप ये पूरा डायग्राम बना सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटली भी आपको स्कूल वालों ने एक बार करके दिखाया होगा कि कैसे मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं। फिर एक और बार हम ये पॉइंट स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन यहाँ, फिर डायरेक्शन यहाँ, फिर डायरेक्शन यहाँ, फिर डायरेक्शन यहाँ, फिर वही नीडल हमने यहाँ रखा है, थोड़ा सा बड़ा बन गया नीडल, खैर। तो ऐसे ही आप ये सेम चीज आप नीचे भी परफॉर्म कर सकते हैं और बन जाएगा ये डायरेक्शन। अगर एक बार और लगा देते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे ही करके पॉइंट्स रखते जाने, ऐसे नीचे बनाया है, ऐसे ही आप ऐसे जैसे ऊपर बनाया वैसे ही अगर आप एक बार नीचे बना सकते हैं। मैं बना दे रहा हूँ, ये मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन ये नीचे आ गया, ठीक है। चलिए, ये मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन यहाँ आ गया। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये यहाँ पे सैंपल पेपर खत्म होता है। बहुत मजा आया पढ़ा के, एंड लिटरली ऐसे ही अभी हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है अब की बार 95 पार में। तो ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, वीडियो लेक्चर देखते रहिए और अपने ऐसे शेयर करते रहिए, ताकि जो भी बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं, हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, ये वीडियोस उन तक पहुंचती रहे।